तेमुजिन, गेंगिस खान और चंगेज़ खान, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति की पहचान हैं, लेकिन इन नामों के पीछे छिपी कहानी किसी साधारण इंसान की नहीं, बल्कि उस शख्स की है जिसने बिखरी हुई दुनिया को अपनी ताकत और रणनीति से झुका दिया। 12वीं सदी के मध्य एशिया के विस्तृत घास के मैदान, जिन्हें यूरेशियन स्टेपी कहा जाता है, उस समय लगातार संघर्ष, विश्वासघात और सत्ता की लड़ाइयों से भरे हुए थे। यही कठोर और अनिश्चित वातावरण एक ऐसे नेता को तराश रहा था जो आगे चलकर इतिहास का रुख बदलने वाला था। लगभग 1162 के आसपास मंगोलिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में ओनोन नदी के ऊपरी क्षेत्र के पास पवित्र पर्वत बुरखान खल्दुन की छाया में एक बालक का जन्म हुआ। यही बालक आगे चलकर पूरी दुनिया में चंगेज़ खान के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लेकिन उस समय उसे तेमुजिन कहा जाता था। तेमुजिन का बचपन किसी राजसी वैभव में नहीं, बल्कि एक घुमंतु मंगोल परिवार में बीता। उसके पिता येसुगेई एक छोटे लेकिन प्रभावशाली कबीलाई नेता थे, जिनका अपना योद्धा समूह था, जबकि उसकी मां होयलुन एक साहसी महिला थीं। उनका परिवार बोरजिगिन कबीले से संबंधित था, जो मंगोल समाज में सम्मानित माना जाता था, लेकिन उस सम्मान के साथ साथ उन्हें लगातार संघर्ष और अस्थिरता का भी सामना करना पड़ता था। उस समय मंगोलिया एक संगठित राज्य नहीं था। यहाँ कई बड़े जनजातीय समूह थे। इनमें केरेट, मेरकिट, नायमन और तातार प्रमुख थे। ये जनजातियां अक्सर एक दूसरे के साथ युद्ध करती थीं, गठबंधन बनते थे और कुछ ही समय में टूट भी जाते थे। तेमुजिन का बचपन आरामदायक नहीं था। उसके पिता के दुश्मन बहुत थे। लगभग 1170 के आसपास, जब तेमुजिन लगभग 9 वर्ष का था, उसके पिता उसे विवाह तय करने के लिए ओंगिरट जनजाति के पास ले गए। वहां उसकी सगाई एक लड़की बोरते से हुई। ये मंगोल समाज में सामान्य परंपरा थी। सगाई के बाद लड़का अक्सर लड़की के परिवार के साथ कुछ समय रहता था। तेमुजिन भी वहीं रहने लगा, लेकिन उसी समय उसके जीवन में पहला बड़ा संकट आया। उसके पिता यूसुगी को रास्ते में तातार जनजाति के लोगों ने जहर दे दिया। स्टेपी समाज में मेहमान को भोजन देना सम्मान का हिस्सा था। इसी परंपरा का फायदा उठाकर उन्हें धीरे धीरे असर करने वाला जहर दिया गया। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब तेमुजिन को वापस घर बुलाया गया, तब तक परिवार की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। मंगोल समाज में सत्ता ताकत से तय होती थी। यूसुगी की मृत्यु के बाद उनके समर्थकों ने परिवार को छोड़ दिया। उनकी मां होयलुन ने नेतृत्व संभालने की कोशिश की, लेकिन अधिकांश लोग साथ नहीं रहे। कुछ ही समय में उनका परिवार लगभग निर्धन हो गया। अब उन्हें जीवित रहने के लिए शिकार करना पड़ता था, मछली पकड़नी पड़ती थी और जंगली फल इकट्ठा करने पड़ते थे। ये वही समय था जब तेमुजिन का स्वभाव कठोर बनना शुरू हुआ। उसके परिवार में भोजन को लेकर झगड़े भी होने लगे। एक घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसके सौतेले भाई बेक्टर ने तेमुजिन और उसके भाई द्वारा पकड़ी गई मछली छीन ली। इसके बाद तेमुजिन और उसके छोटे भाई कसार ने घात लगाकर बेक्टर की हत्या कर दी। ये घटना मंगोल समाज में गंभीर अपराध मानी जाती थी। उनकी मां होयलुन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर परिवार आपस में ही लड़ता रहा तो बाहरी दुश्मनों से बचना असंभव होगा। लेकिन स्थिति पहले ही खराब हो चुकी थी। कुछ समय बाद तारगुताई, जो ताइचियुद का नेता था, उसने बेक्टर की हत्या को बहाना बनाकर तेमुजिन को पकड़ लिया। तेमुजिन को कैद में रखा गया और उसके गले में लकड़ी का एक भारी उपकरण लगाया गया, जिससे उसकी हरकतें सीमित हो जाती थीं। लेकिन कुछ दिनों बाद वो भागने में सफल रहा। एक सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति ने उसकी मदद की और उसे छिपा दिया। जब वो अपने परिवार के पास लौटा, तब उनकी कुल संपत्ति केवल 9 घोड़ों तक सीमित रह गई थी। यही वो समय था जब तेमुजिन को पहली बार घोड़े और युद्ध के संबंध का वास्तविक महत्व समझ में आया। मंगोल समाज पूरी तरह घोड़ों पर आधारित था। घोड़े केवल यात्रा का साधन नहीं थे, वो जीवन का आधार थे। युद्ध, शिकार, परिवहन, दूध और भोजन तक के लिए एक मंगोल योद्धा के पास अक्सर कई घोड़े होते थे। ये परंपरा आगे चलकर जेंगिस खान की सेना की सबसे बड़ी ताकत बनी। मंगोल घोड़ों को बहुत कम भोजन में भी लंबी दूरी तय करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। वो कठोर मौसम में भी जीवित रह सकते थे। घोड़ों की देखभाल भी व्यवस्थित तरीके से होती थी। लंबे अभियानों में सैनिक अपने साथ 4 से 6 घोड़े रखते थे। जब एक घोड़ा थक जाता तो वो तुरंत दूसरे पर सवार हो जाते। इस तरह सेना बिना रुके कई दिनों तक आगे बढ़ सकती थी। कभी कभी मंगोल सैनिक घोड़ों की नस से थोड़ा रक्त निकालकर पी लेते थे। इससे उन्हें ऊर्जा मिलती थी और घोड़ा भी जीवित रहता था। ये तरीका कठिन परिस्थितियों में जीवन बचाने के लिए उपयोग किया जाता था। तेमुजिन ने बचपन से ही घुड़सवारी और तीरंदाजी सीखी। मंगोल धनुष छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली होता था। ये घोड़े पर सवार रहते हुए भी प्रभावी ढंग से चलाया जा सकता था। एक कुशल घुड़सवार तेजी से दौड़ते हुए पीछे मुड़कर भी तीर चला सकता था। यही तकनीक बाद में मंगोल सेना की पहचान बनी।
किशोरावस्था में तेमुजिन का एक घनिष्ठ मित्र बना जिसका नाम जामुखा था। दोनों ने परंपरा के अनुसार अंदा यानी शपथ लेकर भाई बनने की रस्म निभाई, लेकिन भविष्य में यही व्यक्ति उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनने वाला था। लगभग 16 वर्ष की आयु में तेमुजिन अपनी पत्नी बोर्ते को वापस अपने साथ ले आया, लेकिन कुछ समय बाद एक और बड़ा संकट आया। मेरकित जनजाति के लगभग 300 योद्धाओं ने उसके शिविर पर हमला कर दिया। इस हमले का कारण पुराना बदला था। तेमुजिन के पिता ने वर्षों पहले एक मेरकित लड़की का अपहरण किया था और उसी का प्रतिशोध लिया जा रहा था। हमले के दौरान तेमुजिन बच गया, लेकिन उसकी पत्नी बोर्ते को पकड़ लिया गया। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसने अपने पिता के पुराने सहयोगी तोगरुल से सहायता मांगी। तोगरुल ने उसकी मदद स्वीकार की। उनकी संयुक्त सेना ने मेरकित पर हमला किया और बोर्ते को वापस लाया गया। लेकिन इस घटना का एक जटिल परिणाम भी हुआ। कैद के दौरान बोर्ते गर्भवती हो गई थी। जब उसने एक बेटे को जन्म दिया तो उसका नाम जोची रखा गया। उसकी वास्तविक पितृत्व को लेकर हमेशा संदेह बना रहा, लेकिन तेमुजिन ने उसे अपना पुत्र स्वीकार किया। ये निर्णय उसके व्यक्तित्व के एक महत्वपूर्ण पहलू को दिखाता है। वो व्यवहारिक निर्णय लेने वाला व्यक्ति था। समय के साथ तेमुजिन के आसपास एक छोटा लेकिन बेहद वफादार समूह बनना शुरू हुआ। इनमें बोर्चू, जेलमे और बाद में सुबुताई जैसे योद्धा शामिल हुए। इन लोगों की खास बात यह थी कि वो केवल कुलीन परिवारों से नहीं थे। तेमुजिन प्रतिभा और वफादारी को वंश से अधिक महत्व देता था। ये उस समय की मंगोल राजनीति के लिए असामान्य विचार था। धीरे धीरे उसने एक छोटी लेकिन अनुशासित सैन्य शक्ति बना ली। उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, लेकिन उसी समय उसका पुराना मित्र जमुखा भी शक्ति हासिल कर रहा था। दोनों की महत्वाकांक्षा एक ही थी, मंगोल जनजातियों को एकजुट करना। और यही संघर्ष आने वाले वर्षों में स्टेपी की राजनीति को निर्णायक रूप से बदलने वाला था। तेमुजिन की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन उसी समय उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी सामने आ चुका था। उसका बचपन का मित्र और शपथ लिया हुआ भाई जमुखा, जो अब मंगोल राजनीति का एक प्रभावशाली नेता बन चुका था। दोनों के बीच शुरू में सहयोग था, लेकिन जल्द ही ये संबंध टूट गया। इसका कारण केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं था, बल्कि मंगोल समाज की दो अलग अलग राजनीतिक सोच भी थी। जमुखा पारंपरिक कुलीन व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था, जहां सत्ता केवल पुराने कुलों के हाथ में रहे। इसके विपरीत चंगेज खान यानी तेमुजिन एक अलग रास्ता अपना रहा था। वो वफादारी और योग्यता के आधार पर लोगों को अपने साथ जोड़ रहा था, चाहे वो किसी भी जनजाति या सामाजिक स्तर से आए हों। यही नीति आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 1180 के दशक के मध्य तक तेमुजिन के पास एक छोटा लेकिन संगठित सैन्य समूह था। उसके साथ बोर्चू, जेलमे और युवा लेकिन असाधारण प्रतिभा वाले सुबुताई जैसे योद्धा जुड़ चुके थे। ये लोग केवल सैनिक नहीं थे, बल्कि रणनीतिक सलाहकार भी बनते जा रहे थे। इसी दौरान तेमुजिन की पत्नी बोर्ते ने कई पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें चगताई, ओगदई और बाद में टोलुई शामिल थे। इस समय तक तेमुजिन एक स्थायी परिवार और सैन्य नेतृत्व दोनों स्थापित कर चुका था। 1186 के आसपास उसके अनुयायियों ने उसे उसके कबीले का खान घोषित किया। ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इससे संघर्ष और तेज हो गया। जमुखा ने भी अपने समर्थकों के साथ खुद को व्यापक मंगोल गठबंधन का नेता घोषित कर दिया। कुछ ही समय बाद दोनों के बीच संघर्ष हुआ, जिसे बैटल ऑफ डालन बालजुत के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में तेमुजिन को पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद कई वर्षों तक उसका नाम ऐतिहासिक स्रोतों में कम दिखाई देता है। माना जाता है कि इस अवधि में उसने अपने बचे हुए साथियों के साथ पुनर्गठन किया और नए अवसर की प्रतीक्षा की। 1190 के दशक के मध्य में परिस्थितियां बदलने लगीं। उत्तरी चीन में शासन करने वाला जिन डायनेस्टी उस समय स्टेपी की राजनीति में हस्तक्षेप करता था और कई बार मंगोल जनजातियों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करता था। इसी दौरान तातार जनजाति के साथ संघर्ष शुरू हुआ। तेमुजिन ने इस स्थिति का लाभ उठाया और जिन अधिकारियों के साथ अस्थायी सहयोग करते हुए तातर्स पर हमला किया। इस अभियान में उसे बड़ी मात्रा में लूट और संसाधन मिले। इस सफलता ने उसकी स्थिति मजबूत कर दी। उसने अपने पुराने सहयोगी तोगरुल को फिर से सत्ता में स्थापित करने में भी मदद की। इससे तेमुजिन को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समर्थन मिल गया। इसके बाद कई वर्षों तक तेमुजिन ने लगातार अभियान चलाए। उसने मेरकिट, तातार और अन्य छोटे समूहों के खिलाफ अभियान चलाकर अपनी शक्ति बढ़ाई। इन अभियानों में एक दिलचस्प घटना हुई जिसने उसकी नेतृत्व शैली को दिखाया। एक युद्ध के दौरान तेमुजिन को एक सैनिक ने जहरीले तीर से घायल कर दिया। बाद में जब वो सैनिक पकड़ा गया तो सामान्य परंपरा के अनुसार उसे मार दिया जाना चाहिए था, लेकिन तेमुजिन ने उल्टा उसकी बहादुरी की प्रशंसा की और उसे अपने साथ शामिल कर लिया। यही सैनिक आगे चलकर जेबे के नाम से प्रसिद्ध हुआ और मंगोल सेना के सबसे प्रभावशाली जनरलों में से एक बना। 1200 के आसपास स्टेपी की राजनीति
पूरी तरह बदल रही थी। कई जनजातियां तेमुजिन की शक्ति से चिंतित थीं और उन्होंने मिलकर एक बड़ा गठबंधन बनाया। इस गठबंधन ने फिर से जमुखा को अपना नेता घोषित किया और उसे सर्वश्रेष्ठ खान की उपाधि दी। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग थीं। तेमुजिन अब केवल एक कबीलाई नेता नहीं था, बल्कि उसके पास अनुभवी सैनिक, वफादार कमांडर और संगठित सैन्य व्यवस्था थी। युद्धों की एक श्रृंखला के बाद 1204 में निर्णायक संघर्ष हुआ। ये युद्ध माउंट नाकू के पास हुआ, जहां तेमुजिन की सेना ने नायमन की बड़ी शक्ति को पराजित कर दिया। इस युद्ध के दौरान तेमुजिन ने एक चाल का उपयोग किया जो बाद में मंगोल रणनीति का प्रसिद्ध उदाहरण बन गई। उसने अपने सैनिकों को रात में अनेकों जगह आग जलाने का आदेश दिया, ताकि दुश्मन को लगे कि सेना वास्तव में जितनी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इस मनोवैज्ञानिक रणनीति ने दुश्मन की योजना को भ्रमित कर दिया। युद्ध के अंत तक नायमन शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। इस जीत के बाद अधिकांश मंगोल जनजातियां तेमुजिन के अधीन आ गईं। केवल उसका पुराना प्रतिद्वंदी जमुखा ही बचा था। कुछ समय बाद जमुखा के अपने ही लोगों ने उसे पकड़कर तेमुजिन के सामने ला दिया। तेमुजिन के लिए यह व्यक्तिगत रूप से कठिन स्थिति थी, क्योंकि जमुखा कभी उसका सबसे करीबी मित्र था। लेकिन उसने कठोर निर्णय लिया और जमुखा को मृत्युदंड दे दिया। 1206 में मंगोल नेताओं की एक बड़ी सभा आयोजित हुई, जिसे कुरुलतई कहा जाता था। इस सभा में तेमुजिन को आधिकारिक रूप से नया नाम दिया गया, जो था गेंगिस खान। इस उपाधि का अर्थ सामान्यतः सर्वव्यापी शासक या महान खान माना जाता है। इसी क्षण मंगोल साम्राज्य की औपचारिक शुरुआत हुई। सत्ता मिलने के बाद गेंगिस खान ने सबसे पहले सेना को पुनर्गठित किया। उसने पारंपरिक जनजातीय संरचना को तोड़कर एक नई सैन्य व्यवस्था बनाई, जिसे दशमलव प्रणाली कहा जा सकता है। सेना को 10, 100, 1000 और 10,000 के समूहों में विभाजित किया गया। 1000 सैनिकों की इकाई को मिनगान और 10,000 की इकाई को तुमेन कहा जाता था। इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल सैन्य संगठन नहीं था, इसका उद्देश्य पुरानी जनजातीय पहचान को तोड़ना भी था, ताकि सैनिक अपनी जनजाति से पहले खान के प्रति वफादार हों। इस सेना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा घुड़सवार था। मंगोल युद्ध प्रणाली पूरी तरह घोड़ों पर आधारित थी। एक सामान्य सैनिक के पास कई घोड़े होते थे और लंबी दूरी के अभियानों में वो उन्हें बारी बारी से इस्तेमाल करता था। इससे मंगोल सेना असाधारण गति से आगे बढ़ सकती थी। कई बार उनकी सेना एक दिन में 100 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेती थी, जो उस समय की अन्य सेनाओं के लिए लगभग असंभव था। मंगोल घोड़े छोटे लेकिन बेहद मजबूत होते थे। उन्हें कठोर मौसम और कम भोजन में भी जीवित रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। सैनिक उन्हें खुला चरने देते थे और लंबी यात्राओं के दौरान वो स्वयं जमीन से घास खोदकर खा लेते थे। इससे सेना को भारी आपूर्ति व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती थी। घोड़े केवल परिवहन का साधन नहीं थे, बल्कि युद्ध की रणनीति का हिस्सा भी थे। मंगोल घुड़सवार पहले दुश्मन के पास जाकर हमला करते थे और फिर जानबूझकर अपनी दिशा में मुड़कर भागने लगते थे। दुश्मन को लगता था कि वो डरकर भाग रहे हैं, इसलिए वो उनका पीछा करने लगता था। इस चाल को फेंड रिट्रीट कहा जाता है, जिसका मतलब होता है जानबूझकर हारकर या भागकर पीछे हटने का नाटक करना, ताकि दुश्मन जाल में फंस जाए। जब दुश्मन उनके पीछे दौड़ता था, तो मंगोल सैनिक दौड़ते घोड़े पर पीछे मुड़कर तीर चलाते थे। इस तकनीक को पार्थियन शॉट कहा जाता है, जिससे पीछा कर रही सेना को भारी नुकसान होता था। चंगेज खान ने सेना में अनुशासन को बहुत कठोर बना दिया था। आदेश की अवहेलना करने पर तुरंत कठोर दंड दिया जाता था। अगर कोई सैनिक युद्ध में अपने साथी को बिना कारण छोड़ देता, तो उसे मृत्युदंड दिया जा सकता था। इसी तरह अगर किसी सैनिक ने लूट का हिस्सा छिपाया, तो उसे भी कठोर सजा मिलती थी। उसने एक कानूनी प्रणाली भी लागू की, जिसे यस्सा कहा जाता है। इसमें सैन्य अनुशासन, प्रशासन और सामाजिक व्यवहार से जुड़े नियम शामिल थे। कई अपराधों के लिए सीधे मृत्युदंड का प्रावधान था। चंगेज खान की युद्ध नीति केवल सैन्य शक्ति पर आधारित नहीं थी, वो मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी उपयोग करता था। यदि कोई शहर बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण कर देता, तो अक्सर उसे छोड़ दिया जाता था और केवल कर लगाया जाता था। लेकिन अगर कोई शहर विरोध करता, तो उसके साथ बेहद कठोर व्यवहार किया जाता था। कई बार पूरे शहर को नष्ट कर दिया जाता था। इस नीति का उद्देश्य केवल बदला लेना नहीं था, बल्कि डर पैदा करना था। जब दूसरे शहरों को ऐसे विनाश की खबर मिलती थी, तो कई बार वो बिना लड़ाई के ही आत्मसमर्पण कर देते थे। इस तरह कुछ ही वर्षों में चंगेज खान ने मंगोलिया की लगभग सभी प्रमुख जनजातियों को अपने अधीन कर लिया। अब उसके पास एक विशाल और अनुशासित सेना थी, तेज गति से चलने वाली घुड़सवार शक्ति थी और एक ऐसा नेतृत्व था जो कठोर लेकिन प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम था।
स्टेपी की सीमाएं अब उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। उसकी सेना और उसकी महत्वाकांक्षा दोनों को नए लक्ष्य की आवश्यकता थी। 1206 में जब चंगेज खान को महान खान घोषित किया गया, तब तक मंगोलिया की अधिकांश जनजातियां उसके अधीन आ चुकी थीं। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। स्टेपी की सीमाएं उसके लिए बहुत छोटी पड़ने लगी थीं। उसके सामने अब एक विशाल दुनिया थी। चीन के समृद्ध शहर, मध्य एशिया के व्यापारिक केंद्र और इस्लामी साम्राज्यों की ताकत। चंगेज खान जानता था कि अगर मंगोल सेना को लगातार युद्ध और संसाधन नहीं मिले तो उसका विशाल सैन्य ढांचा टूट सकता है। इसलिए उसने अपनी नज़र सबसे पहले उत्तरी चीन पर डाली, जहां जिन डायनेस्टी का शक्तिशाली शासन था। 1211 में मंगोल सेना ने चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पार आक्रमण शुरू किया। ये केवल एक साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि एक व्यवस्थित और भयावह अभियान था। मंगोल सैनिक शहरों को घेरते, जलाते और विरोध करने वालों को बेरहमी से खत्म कर देते। उस समय के कई चीनी इतिहासकारों ने लिखा है कि जब मंगोल सेना किसी शहर पर कब्जा करती तो सड़कों पर इतने शव पड़े होते कि घोड़ों को आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी। 1215 में चंगेज खान की सेना ने झोंगडू पर कब्जा कर लिया, जो आज के बीजिंग के स्थान पर था। इस शहर की घेराबंदी कई महीनों तक चली और अंत में जब शहर गिरा तो वहां भयानक लूटपाट और विनाश हुआ। हजारों घर जला दिए गए और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। लेकिन चीन के बाद चंगेज खान का ध्यान पश्चिम की ओर गया। मध्य एशिया उस समय व्यापार और संस्कृति का केंद्र था, जहां ख्वाराज़मियन एम्पायर का शासन था और उसके शासक थे अला अद-दीन मोहम्मद सेकुन। शुरुआत में चंगेज खान युद्ध नहीं चाहता था। उसने व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए अपने दूत और व्यापारी भेजे। लेकिन 1218 में एक घटना हुई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। ख्वाराज़म के एक गवर्नर ने मंगोल व्यापारियों को जासूस समझकर मार डाला और उनके माल को लूट लिया। जब चंगेज खान ने इस मामले में न्याय की मांग की तो उसके दूतों का भी अपमान किया गया। ये सीधे सीधे युद्ध का निमंत्रण था। 1219 में मंगोल सेना ने ख्वाराज़मियन एम्पायर पर हमला कर दिया और इसके साथ ही ऐसा भीषण नरसंहार शुरू हुआ जिसने पूरे मध्य एशिया को खून और आग की लपटों में झोंक दिया। शहरों पर मंगोल घुड़सवार टूट पड़े, गलियां लाशों से भर गईं, घरों और बाजारों को जला दिया गया और जो भी विरोध करता उसे बेरहमी से मार दिया जाता था। जो कुछ हुआ वो मध्यकालीन इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक बन गया। चंगेज खान अत्यंत क्रूर और निर्दयी था और ना ही उसकी सेना के नर पिशाचों को इंसानियत का थोड़ा भी ज्ञान था। जब भी कोई राज्य धराशायी होता और वहां के राजा युद्ध भूमि में मारे जाते तो वास्तविक नरक उस राज्य की महारानियों और शाही औरतों पर आता था। मंगोल सेना के लिए युद्ध का एक हिस्सा केवल लूट और हत्या था, लेकिन उससे भी भयावह हिस्सा था शाही महिलाओं का अपहरण। वो राजमहलों की सुरक्षित दीवारों को तोड़कर अंदर घुसते और वहां छिपी हुई रानियों को जबरदस्ती खींच लाते। जो औरतें कभी राज सिंहासन की गरिमा और सम्मान का प्रतीक हुआ करती थीं, वो क्षण भर में काली दासियों की तरह बदल जाती। उनके शरीर पर मौजूद कीमती वस्त्र फटे और उनके गले से हार तोड़कर उन्हें बेइज्जती के साथ खींचा जाता। उनकी चीखने की आवाज़ उस महल में गूंजती जहां पहले संगीत की धुनें बजती थीं। और यही उस विजय का सबसे काला और कायराना पहलू था जो इतिहास के पन्नों में खून के धब्बे की तरह दर्ज है। चंगेज खान ने अपनी सेना को कई भागों में बांट दिया ताकि अलग अलग दिशाओं से हमले किए जा सकें। उसकी सेनाएं बुखारा, समरकंद और उर्गेनच जैसे शहरों की ओर बढ़ीं। जब बुखारा पर कब्जा हुआ तो कहा जाता है कि चंगेज खान खुद शहर की मस्जिद में गया और लोगों से कहा, अगर तुमने बड़े पाप नहीं किए होते तो भगवान ने मुझे तुम्हारे ऊपर सजा देने के लिए नहीं भेजा होता। बुखारा में ख्वाराज़मिया एम्पायर की रानियों के साथ मंगोल सैनिकों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार और अपमान कोई साधारण अपराध नहीं थे, बल्कि वो उनकी आत्मा को जलाने वाली यातनाएं थीं। मंगोल सैनिक जो जंगली जानवरों से भी बदतर हो चुके थे, इन शाही औरतों की इज्जत को रौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उन्हें जबरन शाही वस्त्रों से बेदखल करके अपमानजनक स्थिति में लाया जाता और वो उनके शरीर के साथ वो गंदा खेल खेलते जो मानवता को शर्मसार कर दे। कभी ताज पहनने वाले वो सिर अब धूल में रगड़े जाते और उनकी शान जो कभी लोगों को सलामी देती थी, अब वही लोग उन्हें तरस तरस कर देखते और बेबसी महसूस करते। ये केवल शारीरिक शोषण नहीं था, बल्कि एक पूरे वंश और उसकी गौरव गाथा को मिट्टी में मिलाने का दूसरा नाम था। वो औरतें जो एक समय में सबकी आराध्या हुआ करती थीं, वो अब चंगेज खान की क्रूर सेना के लिए एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं थीं, जिनके आंसू किसी को भी नहीं दिखाई देते थे। इसके बाद शहर को लूट लिया गया और बड़ी संख्या में लोगों को मार दिया गया। समरकंद में भी कुछ ऐसा ही हुआ।
वहां की सेना मजबूत थी, लेकिन मंगोल रणनीति और गति के सामने टिक नहीं सकी। शहर के गिरने के बाद हजारों कैदियों को गुलाम बना लिया गया और बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। सबसे भयावह विनाश उर्गेंच में हुआ। ये शहर ख्वाराज़मियन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और यहाँ के लोगों ने मंगोलों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किया। इसके परिणाम बेहद क्रूर रहे। कई ऐतिहासिक विवरणों में लिखा है कि जब शहर गिरा तो मंगोल सैनिकों को हर कैदी को मारने का आदेश दिया गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वहां इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए कि नदी का पानी तक लाल हो गया। इस क्रूर पाश के घेरे में केवल लोग ही नहीं, बल्कि खूबसूरत रानियां और बेगुनाह छोटी लड़कियां भी थीं, जिनका जीवन इन काले दिनों से पहले सपनों से भरा था। मंगोल सेना के इन नर पिशाचों ने उन छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शा, जो शायद युद्ध का मतलब भी नहीं जानती थीं। वो इन मासूम लड़कियों को उनकी माँओं की गोद से छीन लेते और उन पर जो अत्याचार हुए वो सुनकर कान भी झंझना उठते हैं। ये वही दुष्कर्म और वही व्यभिचार था जो सभ्यता को शर्मिंदा करता है। लड़कियों के आंसू और चीखें उस जीतती हुई सेना के पीछे एक लंबी खूनी नदी बह चुकी थी। चंगेज खान की इस विजय के पीछे लाखों ऐसी टूटी हुई जिंदगियों का इतिहास छिपा है, जिन्हें कोई याद नहीं रखना चाहता, लेकिन जिनकी पीड़ा ने ही इस साम्राज्य की नींव को कलंकित किया। ये वही अंधेरा सच है जो चमकदार तलवारों के पीछे छिपा हुआ था और जिसने हजारों परिवारों को तोड़ कर रख दिया था। दरअसल ये सिर्फ एक सामान्य युद्ध नहीं था, बल्कि ऐसा भयानक विनाश था जिसने पूरे मध्य एशिया में डर और दहशत का संदेश फैला दिया। इन अभियानों के बाद चंगेज खान ने अपने दो महान जनरलों सुबुताई और जेबे को पश्चिम की ओर भेजा। उन्होंने काकेशस और रूस की दिशा में अभियान चलाया और 1223 में बैटल ऑफ द कलका रिवर में रूसी राजकुमारों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध में भी मंगोलों की रणनीति बेहद चतुर थी। उन्होंने पहले पीछे हटने का नाटक किया और फिर अचानक पलटकर हमला कर दिया। 1223 में बैटल ऑफ द कलका रिवर के बाद मंगोलों ने कई रूसी राजकुमारों को पकड़ लिया। परंपरा के अनुसार शाही खून को सीधे जमीन पर बहाना अपमानजनक माना जाता था, इसलिए मंगोलों ने एक क्रूर तरीका अपनाया। उन्होंने राजकुमारों को जमीन पर लिटा दिया, उनके ऊपर लकड़ी के तख्तों का मंच बना दिया और फिर उस मंच पर बैठकर दावत मनाने लगे। और जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो वहीं उन्होंने रूसी राजकुमारियों के साथ रंगरलियां मनाई। भारी वजन के कारण नीचे दबे हुए राजकुमार धीरे धीरे दम घुटने और दबाव से मर गए। ये तरीका मंगोलों की क्रूरता और मनोवैज्ञानिक डर फैलाने की रणनीति का एक कुख्यात उदाहरण बन गया। इन लगातार अभियानों के बीच चंगेज खान की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई। 1226 में उसने पश्चिमी चीन के वेस्टर्न शिया के खिलाफ अंतिम अभियान शुरू किया। ये राज्य पहले मंगोलों का सहयोगी था, लेकिन बाद में उसने विद्रोह कर दिया था। इस अभियान में भी शहरों को घेर कर नष्ट किया गया और विरोध करने वालों को बेरहमी से खत्म कर दिया गया। 1227 में इसी अभियान के दौरान चंगेज खान की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का कारण आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ स्रोत बीमारी बताते हैं, कुछ घोड़े से गिरने की बात करते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु के समय तक उसका साम्राज्य इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन चुका था, जो चीन से लेकर मध्य एशिया तक फैल चुका था। उसके बाद उसका तीसरा पुत्र ओगेदेई महान खान बना और मंगोल विस्तार और भी तेज हो गया। आने वाले दशकों में मंगोल सेनाएं यूरोप तक पहुंच गईं और एशिया के बड़े हिस्से पर उनका प्रभाव स्थापित हो गया। लेकिन चंगेज खान की विरासत केवल विजय तक सीमित नहीं थी। उसके शासन ने सिल्क रोड को सुरक्षित बनाया, जिससे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। मंगोल शासन के दौरान एशिया और यूरोप के बीच संपर्क पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ। फिर भी इतिहास में उसका नाम हमेशा एक जटिल छवि के साथ जुड़ा रहेगा। एक तरफ वो एक असाधारण सैन्य रणनीतिकार और संगठनकर्ता था, जिसने बिखरी हुई जनजातियों को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। दूसरी तरफ उसके अभियानों में इतना विनाश और रक्तपात हुआ कि कई शहर हमेशा के लिए इतिहास के नक्शे से मिट गए। आज भी इतिहासकार इस बात पर चर्चा करते हैं, क्या चंगेज खान केवल एक अद्वितीय विजेता था जिसने अलग अलग देशों और जनजातियों को एक सूत्र में बांधा, या फिर एक ऐसा शासक जिसने अपनी विजय के रास्ते में अनगिनत सभ्यताओं और शहरों को तहस नहस कर दिया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल फैक्टॉइड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें।